Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब तक आप कर चुके हैं कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, उसका प्रोसेस कर चुके हैं। आज हम इसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार हम पहले आगे चलने से पहले एक बार टॉपिक पर नज़र डाल लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक आज अपने लेक्चर में कवर अप करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स दो तरीके की होती हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो आज हम अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निक्स के भी फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, तो आज हम उन टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसी में जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्निक्स की टाइप्स हैं, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बजटरी कंट्रोल है, स्टैटिस्टिकल डाटा है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, तो हम आज इनके सब के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। और एट द लास्ट जैसा हम करते हैं कि हम कुछ MCQs करेंगे, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसी में से कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले हम बात किस पे कर रहे हैं, टेक्निक्स के बारे में। लेकिन उससे आगे चलने से पहले मैं एक बार फिर से कंट्रोलिंग को थोड़ा सा, क्योंकि कंट्रोलिंग पर ही सारा कुछ बेस्ड है, तो मैं एक बार कंट्रोलिंग के बारे में थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर रही हूँ। ठीक है, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि सारा का सारा कि हमारा था क्या। कंट्रोलिंग था जिसमें बच्चों आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया, आपने इन दोनों में कंपैरिजन किया कि जो आपने फिक्सअप किया था उसके कितनी आपने एक्चुअली उसमें किया है, और दोनों में अगर कोई डिविएशंस आए हैं, अंतर हैं कि जो आपने सोचा था एग्जैक्टली वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें जो डिफरेंस आया उसको आपने देखा था। ठीक है, और फिर उसके लिए आपने करेक्टिव एक्शन लिए थे। अब क्योंकि जो कंट्रोलिंग है वो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के आप 5 फंक्शन कर चुके हैं। पहला क्या था, प्लानिंग, जिसमें आप सब कुछ सोचते विचारते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है ना। फिर आपने क्या ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपने पढ़ा, उसको हमने पोजीशंस वगैरह में बांटा, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। फिर हमने स्टाफिंग में उन जो पोजीशंस को हमने क्रिएट किया था उस पर हमने लोगों की भर्ती की, सेलेक्ट किया, उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया। फिर हमने डायरेक्टिंग उनको काम समझाया, और उसमें जैसे कि आपने मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आपने की। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या आया था, कंट्रोलिंग। जब तक आपने जैसा कुछ सोचा है और अगर आप उसको चेकआउट नहीं करते तो आप काम ही नहीं कर सकते, है ना ऐसा। अब देखिए कि हम आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, लेकिन अगर हम आपके टेस्ट ना लें बीच में, या अगर आप स्कूल में भी रेगुलर पढ़ रहे होते हैं लेकिन अगर आपके टेस्ट वगैरह नहीं लिए जाते, तो बच्चों आप काम को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। और हर इंसान करता है, ऐसा नहीं कि आप करते हैं, हर इंसान करता है। अगर उसको चेकआउट नहीं किया जाता तो हर इंसान सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों, तो वो आगे से आगे डिले होता चला जाता है। तो अब कंट्रोलिंग अगर आप नहीं करोगे, आप चेक नहीं करोगे कि हमने जितना सोचा था वो हमारा एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम काम को अच्छे से संभाल ही नहीं पाएंगे, और ना ही हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से सक्सेस होगा। तो इसलिए कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब कंट्रोलिंग करना है तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए, आज हम उन टेक्निक्स के बारे में विचार करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम जो बात कर रहे हैं, टेक्निक्स जो होती हैं वो हमारी 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, पहली है हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरी है मॉडर्न टेक्निक। अब ये ट्रेडिशनल क्या है और मॉडर्न क्या है, चलिए। ट्रेडिशनल टेक्निक जो होती है ना वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, मतलब जो कंपनीज इनको यूज़ करती हैं वो एक बहुत लंबा टाइम हो गया है, पुराने टाइमों से जो ये है हमारी चली आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक्स पुरानी हो गई हैं तो हमने इनको छोड़ दिया है, नहीं, अभी भी ये जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ में हैं। कंपनी अभी भी इन टेक्निक्स को यूज़ करती है।
और इनका एक और नाम भी है, कई बार पेपर में आ जाता है कि आप कन्वेंशनल टेक्निक्स बताइए। आप सोचेंगे नहीं, हमें तो सिर्फ ट्रेडिशनल बताई गई हैं और मॉडर्न टेक्निक्स बताई गई हैं। तो जो इनके नाम होते हैं, जो इनके सिनोनियम्स लाइक हो जाते हैं, तो वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ट्रेडिशनल टेक्निक को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल टेक्निक भी कहते हैं। और ये कौन सी टेक्निक है? जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, लेकिन अभी भी ये प्रचलन में है, ऑब्सोलीट नहीं हुई है, ठीक है। और कंपनी अभी भी इनको क्या करती है? यूज़ करती है। दूसरी तरफ जो हमारी आती हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स के हमारे टाइप्स आ जाते हैं, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। क्या क्या है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बजटरी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। इनको अभी हम डिटेल में वन बाय वन करेंगे। उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक की भी मतलब जान लेते हैं कि मॉडर्न टेक्निक क्या होती है। मॉडर्न टेक्निक वो है जो फ़िलहाल अभी एक रिसेंटली हमें कहते हैं कि हुई है, एक किस्म से ये मैनेजमेंट के लिटरेचर में नई है और ये हमें नई सोच प्रदान कर रही है कि नए तरीके की सोच। देखिए, जैसे हम लोग हैं, अब आप बच्चे हैं, आप कई बार कहते हैं कि नहीं, बड़ों की सोच अलग है और हमारी सोच अलग है। होता है ना, ऐसा डिफरेंस होता है, थिंकिंग का बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसा ही जो टेक्निक्स होती हैं उनमें भी फ़र्क है, जो पहले चली आ रही हैं और जो आज के दिन हैं, उन दोनों में फ़र्क है। वो एक नई सोच, नए एक्सपेक्ट से देखती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हमने कंट्रोल किस तरीके से करना है। और इन्हें भी एक और नाम से पुकारा जाता है। क्या है वो नाम? कॉन्टेम्प्रेरी टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स भी कह देते हैं और इन्हें हम क्या कह सकते हैं? कॉन्टेम्प्रेरी टेक्निक्स भी कह सकते हैं। ये भी फर्दर कई टाइप्स की होती हैं, सिर्फ नाम अब करेंगे, बाकी इनको डिटेल में वन बाय वन करेंगे। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पर्ट एंड CPM, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनको देखकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं। जब आप करोगे तो देखोगे कि थोड़े से नाम चेंज हैं, बाकी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, इनमें कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो आइए चलिए, अब हम सबसे पहले अपनी कौन सी करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं करने के लिए ट्रेडिशनल टेक्निक का सबसे फर्स्ट टेक्निक है, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है? पहली बात तो यही चीज़ की एक ट्रेडिशनल मेथड है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर है वो खुद अपना फैक्ट्री पॉइंट पे जाएगा जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो चेक आउट करता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई काम चोरी वगैरह या लेजीनेस तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रदान करता है, कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्योंकि खुद उसे मिली है। आप एक बार किसी और के थ्रू मांगेंगे तो हो सकता है कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बात में फ़र्क आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो खुद ही देख रहा है, तो खुद ही वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा है। और इसमें क्या फ़ायदा हो जाता है कि एक एम्प्लॉइज़ पे ना दबाव पड़ जाता है साइकोलॉजिकली। उन्हें लगता है, वो अवेयर रहते हैं कि नहीं भाई, मैनेजर आ सकते हैं, कभी भी हमारी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पर्सनली आएंगे, फिर हमारी बात थोड़ी ना सुनेंगे अगर हम काम चोरी करेंगे तो वो काम को क्या करते हैं? बहुत दिल लगा के करते हैं। अब जैसे कि आपके पेपर लिए जाते हैं, अगर हम आपको छोड़ दें कि भाई नहीं, आप अपने हिसाब से करो, तो आपको लगता है ना कि ठीक है, कोई पूछ नहीं रहा तो हम थोड़ा सा इधर उधर से कर लें। आप चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, उस काम को सही से भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ़र्क हो जाता है। तो ऐसा ही कंपनीज़ में होता है कि अगर जब वो आ रहा है, खुद आएगा देखने के लिए, तो लोगों को लगेगा नहीं भाई, मैनेजर खुद आ जाएंगे और हमें काम अच्छे से करना चाहिए। जैसे एक बड़ी अच्छी फ्रेज़ भी है, कहावत कहा गया है, द कैट इज़ अवे एंड द माइस विल प्ले, कि जैसे ही बिल्ली चली जाएगी, चूहे क्या करने लगते हैं? खेलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कंपनीज़ के लिए भी यही बात है कि अगर मैनेजर नहीं आ रहा तो वो काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनके मन में ये डर है कि मैनेजर किसी भी टाइम आ सकता है, तो वो उस काम को बहुत दिल लगा के और अच्छे से करते हैं। लेकिन ये जो एक प्रोसेस है ना, ये बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि टाइम बहुत लेता है। वो पर्सनली जाकर हर एक को चेकआउट करेगा, हर चीज़ देखेगा, तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये काम करना, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बहुत पुरानी टेक्निक है और अभी भी जो है वो ट्रेंड में है। चलिए,
नेक्स्ट टेक्निक अब हमारी आती है बजटरी कंट्रोल। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ये, बहुत यूज़ होती है। बजटरी कंट्रोल, जैसा इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम कंट्रोल किसके थ्रू कर रहे हैं, थ्रू बजट। जैसा यहाँ पे बताया भी गया है कि बजटरी कंट्रोल क्या है। बजटरी कंट्रोल इज़ अ सिस्टम विच यूजेस बजट्स एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग, कि जिसमें हम बजट को कंट्रोलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, बजट के थ्रू हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ बजटरी कंट्रोल। लेकिन भाई ये बजट क्या चीज़ है? बजट है कि एक किस्म से फ्यूचर जो हमारा काम हम करने वाले हैं उसको क्वांटिटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करना। क्वांटिटिव क्या होता है? दो टर्म्स होती हैं हमारी, एक क्वांटिटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव होता है बच्चों की डाटा गणना में देना, जैसे 1 2 3 कि हमारी जो सेल होगी वो 10 लाख की होगी, हमारे जो खर्चे होंगे वो 1 लाख के होंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये क्वांटिटिव एक्सप्रेशन है। और एक क्वालिटेटिव, कि जैसे कि अगर आपके मैनेजर का आपके लिए बहुत अच्छा बिहेवियर है, वो आपकी हर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ क्वालिटेटिव, है ना, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ डाटा या डिजिट्स, कि आप उसे डिजिट्स में या डाटा में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बजट हमारी क्या चीज़ हो गई? बजट इज़ ए क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन, कि जो हम अपना काम करने वाले हैं उसके लिए जो क्वांटिटिव एक्सप्रेशन जो है उसको क्वांटिटिव एक्सप्रेशन दे देना, दैट इज़ बजट। लेकिन इसी से मिलती जुलती बच्चों एक और टर्म भी आती है, वो क्या है? हमारी बस्टिंग। बस्टिंग क्या है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बजट है, बस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है। उन्हें लगता है कि ऑल थिंग्स आर सेम, बट दीज आर नॉट सेम। दो आप देख चुके हैं। तो बस्टिंग क्या है? बजट बनाने की प्रक्रिया। तो हम क्या कह सकते हैं? बस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। जो बजट बनाने की प्रक्रिया है उसे आप क्या कहते हैं? बजट बस्टिंग कहते हैं, कि जिसको हम बजट बनाना है। तो और जब आपका बजट बन गया, उसके थ्रू आप कंट्रोल करते हैं, तब वो क्या कहलाता है? बजटरी कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बजटरी कंट्रोल का मतलब? चलिए आइए अब इसकी फीचर्स की तरफ चलते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं इसकी? पहली फीचर आ जाती है कंपैरेटिव स्टडी। अब आप इसकी हेल्प से कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। क्यों? कैसे? देखिए, आपने बजट पे बजटरी कंट्रोल में बजट बनाया, बजट के लिए आपने फोरकास्टिंग की, फिर बाद में कंट्रोलिंग के अंडर आप उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र कर रहे हैं, है ना, कंपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे कंपेयर आपने कब करा? जब आपने बजट बनाया था। तो इसकी एक फीचर है ये कि इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? एनालिसिस ऑफ डिवाइशंस। अब जो दोनों में डिफरेंस है, जो दोनों में अंतर है, ये उसका भी पता लगाते हैं कि जितना हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था और एक्चुअल हमारा क्या आया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, उसको हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और कही जाती है कि वो क्या चीज़ है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को ध्यान में देना चाहिए, जो एक रूटीन की हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर इम्पॉर्टेंट डिवाइशंस हैं, इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, तो मैनेजमेंट को उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर थोड़े बहुत हैं, कि अगर आपने 9,000 यूनिट्स की आपने सेल एक्सपेक्ट की थी, लेकिन अगर आपको 8800 यूनिट्स हो गए हैं सेल, तो फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, या 8900 यूनिट्स आपने एक किस्म से आप कह सकते हैं कि आपने सेल आउट कर ले, तो 100 यूनिट्स ही कम है। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मैटर करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने 9,000 यूनिट एक्सपेक्ट की थी और आप सेल कितने की कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 8,000 की करते हैं, तो ये मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब जब मैनेजमेंट ने देखा उसके लिए, तो अब आप बजटरी कंट्रोल में फिर आप क्या करोगे? करेक्टिव एक्शंस लोगे। आप देखोगे कि भाई अगर सेल कम हुई है तो क्यों हुई है? क्या हमारी माल की क्वालिटी ख़राब थी? क्या हमारे प्राइसेस ज़्यादा थे? क्या मार्केट में कोई और इतना अच्छा कॉम्पिटिटर था कि जिसने हमें हमारी सेल नहीं होने दी है? या कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई है? क्यों?
क्या वो ट्रेंड में नहीं है चीज़, तो मतलब उसको देखते हुए आप फर्दर उसके लिए क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। अगली फीचर है बच्चों इसकी, बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बजट बनाया जाता है। ये नहीं कि एक कंपनी के लिए एक ही बजट बनेगा, नहीं, जो कंपनी के लिए एक पूरा बजट बनता है दैट इज़ मास्टर बजट। लेकिन उससे पहले हमें हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स बजट होगा, परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज बजट होगा, कैश के लिए कैश बजट होगा, मतलब हर एक के लिए अलग अलग हमारे बजट होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्ट। ये पूर्वानुमान पे बेस्ड है। बजट तो है ही पूर्वानुमान पे बेस्ड। देखिए फ्यूचर अनसर्टेन है, उसको एक्सपेक्ट करना दिस इज़ नॉट ए इजी वर्क। बहुत टफ काम है कि हम फ्यूचर को सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन सही भी हो जाए, हमने जो सोचा है हमारी फोरकास्टिंग सही भी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे सही जज ही ना कर पाएँ, तो वो हमारी क्या हो जाए, गलत भी हो जाए। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पिछला अगला देखते हुए अपना जो फ्यूचर है हम उसको सर्टेन करने की कोशिश करते हैं, और उसी के बेस पर हम फोरकास्ट भी करते हैं। आगे चलने से पहले बच्चों ये बताऊंगी कि ये इसकी फीचर्स भी हैं और यही इसकी क्या है, एडवांटेजेस भी है। फ़ायदे भी तो है ना। देखिए सिर्फ लिखने का हो जाता है। अब आप एडवांटेजेस अगर आपको बोल दिया जाए तो आप क्या कहोगे, बजटरी कंट्रोल की हेल्प से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, पिछले साल के डाटा से हम कंपेयर कर सकते हैं, हम इसकी सहायता से डिवाइशंस को एनालाइज कर सकते हैं, हमें पता चल गया अभी कितनी कमियां हैं तो हम करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हैं। बजट सभी डिपार्टमेंट्स के लिए यूज़फुल रहता है ना, और इसके लिए जो है ये फोरकास्टिंग पर सारा का सारा हमारा बेस्ड होता है। ठीक है, तो बच्चों ये तो थी इसकी फीचर्स। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि बजट जो है वो दो प्रकार का है। मैंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि बजट क्या है, दो प्रकार का है। कौन कौन सा, एक हो गया डिपार्टमेंटल, दूसरा कौन सा है, मास्टर बजट। डिपार्टमेंटल बजट जो कि हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट होगा, जबकि जो मास्टर बजट है वो पूरी कंपनी के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक ओवरऑल बजट बनाया जाता है, दैट इज़ मास्टर बजट। लेकिन पूरा बजट बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने डिपार्टमेंटल बजट को बनाते हैं। अब डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे हैं, हम कौन से डिपार्टमेंट का पहले बनाएं? तो अक्सर होता क्या है इसमें भी, सबसे पहले हम कौन सा बनाते हैं, सेल्स बजट बनाते हैं। अब सेल्स बजट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब आप इसमें फ्यूचर में होने वाली सेल्स को देखते हैं। आप ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमें कितनी सेल हो सकती है, कितने रुपए की सेल होगी, कितने यूनिट्स की सेल होगी, ये सारा का सारा आप अनुमान लगा लेते हैं। और साथ ही साथ कभी भी जब आप बजट बनाते हैं तो उसका एक पीरियड भी होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, बजटेड पीरियड। ठीक है, तो एक फिक्स टाइम, एक डेफिनेट टाइम के लिए आप बनाते हैं कि 6 महीने के लिए या साल के लिए, ऐसा आप फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने अपना सेल का टारगेट फिक्स कर लिया, लाइक आपने सेल का टारगेट अपना फिक्स किया कि आप 50,000 यूनिट सेल करने वाले हैं। अब अगला कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अपने लिए क्या बनाएगा, प्रोडक्शन बजट बनाएगा, क्योंकि जितनी हम सेल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन भी तो देखनी पड़ेगी ना, कि कितने कितने टाइम में वो सेल बोल रहे हैं, तो हमें भी अपने उस हिसाब से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो 50,000 यूनिट सेल करने के लिए 50,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, और इसमें फर्दर हम एक छोटे छोटे अलग अलग बजट और बनाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का अलग बनाएंगे कि कितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए, कब कब हमें कैसे कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें परचेज़ करना चाहिए, ये सारा का सारा हम हिसाब लगाएंगे। हम लेबर का भी बजट बनाएंगे कि काम करने के लिए लेबर की भी तो ज़रूरत होगी। अब जब लेबर नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे? ठीक है, तो आप एक अलग से क्या होगा प्रोडक्शन बजट में ही कि आप एक लेबर का बजट भी बनाओगे। एक आप बनाओगे ओवरहेड बजट कि आप फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, तो फैक्ट्री के लिए अब ओवरहेड, जैसे कि फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री में जो कोई चौकीदार वगैरह है, और भी चीज़ें हैं कई, तो वो भी होगा सारा का सारा। तो मीन्स कि प्रोडक्शन बजट के जो है वो फर्दर 3-4 टाइप्स और हो जाते हैं। अब आपने सेल्स बना लिया,
प्रोडक्शन बना लिया। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाता है, कैश बजट। भाई फाइनेंस तो एक बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंस के बिना तो बिज़नेस चल ही नहीं सकता अच्छे से, है ना। तो कैश बजट जो है वो क्या देखता है कि एक टाइम पे हमारे पास कितना कब हमारे पास कैश आने वाला है, कब हमारे पास से कितना हमें पेमेंट करना होगा। मींस कैश इनफ्लोज देखेंगे और कैश आउटफ्लोज को हम देखते हैं, क्योंकि अब आप सेल करोगे तो आप देखोगे ना कि कितनी आपने सेल हुई है, उस हिसाब से आप अपना कैश का आइडिया लगाओगे कि सेल होगी तो कैश आपके पास आएगा। लेकिन आप जब रॉ मटेरियल परचेज करोगे, आप लेबर को लगाओगे, आप वो एक्सपेंसेस करोगे, तो वो खर्चे भी तो आपको पेमेंट करने हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है आउटफ्लो। ठीक है, तो कैश बजट के थ्रू हम सारा का सारा इनफ्लो देखते हैं और आउटफ्लो देखते हैं। फिर अगला बजट कौन सा आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में क्या होता है कि जो कैपिटल नेचर की चीज़ें हैं, लाइक आपको मशीनरी खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, हो सकता है ना आपको कोई भी जो बिज़नेस के लिए एसेट्स चाहिए, और एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स जिन पे आपका लॉन्ग रन में पैसा लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए लग गया, तो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो देखते हैं। एंड द लास्ट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो टाइम एंड अगेन खोज करते रहते हैं, नई से नई चीज़ें देखते हैं कि ताकि फर्म का विकास हो सके, तो वो उसके लिए हो जाता है। ठीक है, जब आपके ये सारे के सारे डिपार्टमेंटल बजट बन जाते हैं ना, फिर इनके ऊपर आपका कौन सा बनता है, मास्टर बजट। मास्टर बजट इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप एक बजट बना लेते हो, जो आपका क्या कहलाता है, मास्टर बजट आपका कहलाता है। और मास्टर बजट में फिर आप पूरा का पूरा देखते हो कि आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पिछले से आप देखते हो कि कहीं आपने जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया वो कम तो नहीं हो रहा। अगर कम हो रहा होगा तो फिर सारा डिपार्टमेंटल आपको दोबारा बनवाना पड़ता है, क्योंकि कम तो हम प्रॉफिट नहीं कर सकते ना, प्रॉफिट तो हमें कमाना है। तो उसके बेसिस पर हम और देखते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट फिर हमारी आ जाती हैं लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। कोई भी चीज़ अपने आप में कभी भी पूरी परफेक्ट नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारी क्या है, डेंजर ऑफ इनएक्यूरेट एस्टिमेट। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है कि अगर हमने ज़रा सा भी गलत अनुमान लगा लिया तो सारा का सारा बजट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा हमारा क्या रहता है, इसका रिस्क रह जाता है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है इसके लिए, डेंजर ऑफ रिजिडिटी। अब आपको कहीं ना कहीं बजट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते हो तो, क्योंकि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो इसके लिए आपका क्या ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल करें, रिजिड ना करें, क्योंकि अगर कल को सिचुएशन चेंज हो गई तो आप बजट में चेंज नहीं कर पाओगे, तो सारा का सारा काम हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमारी क्या आ जाती है, ह्यूमन लिमिटेशन। अब बजट आपने बना लिया, लेकिन काम तो आपने लोगों से करवाना है। अब लोग होते हैं कि वो अक्सर, उनका भी हमें कॉपरेशन चाहिए, लेकिन अक्सर जो वर्कर्स होते हैं वो पूरे के पूरे सारे को हम नहीं कह सकते, कुछ करते हैं सहयोग, कुछ नहीं करते हैं। तो जो लोग कॉपरेट नहीं करते वो सबसे बड़ी एक समस्या बन जाती है, क्योंकि सब लोगों को मनाना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है। फिर आता है डेंजर ऑफ ओवर बस्टिंग। अब इसमें क्या चीज़ है, अब डिपार्टमेंटल बजट हमने बनाया, अब हर डिपार्टमेंट क्या सोचता है कि भाई पूरा हमारा पता नहीं सैंक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा दिखा देते हैं। अब खर्चा होना था 10,000 का, वो दिखा रहे 15,000 का, भी कम भी करेंगे तो हमारे को जो खर्चे हैं वो 10,000 के हो जाएंगे। अब जब ऐसे हर डिपार्टमेंट करेगा तो ओवर बस्टिंग हो जाएगी। तो ओवर बस्टिंग होने से फर्म को क्या होगा, नुकसान हो गया। क्यों होगा, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो मैनेजर है वो एज इट इज़ जैसा उन्होंने भेजा था 15,000 का, वो उसी को सैंक्शन करके भेज देगा। अब 15,000 का उन्होंने भेजा, ठीक है, और एक्चुअल में खर्चा कितने का हुआ, 10,000 का हुआ। तो अब उनके पास तो 5,000 बच गए, तो कंपनी का खर्चा हो गया, लेकिन कहाँ से हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। ये एक बहुत
एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम भी लेगा ये, और साथ ही साथ लेबर भी लगेगी। जो लोग बनाएंगे इसके लिए, वो काम फ्री में तो नहीं करेंगे ना, वो तो इसके लिए पैसा लेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या हो जाता है, बड़ा ही एक एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, अगली जो हमारी, हम ये कह सकते हैं कि क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा। अब स्टैटिस्टिकल डाटा ये भी हमारी एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, ये भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डाटा होता है ना, उसको हम परसेंटेज में, रेशो में, कोरिलेशन में, मतलब इस तरीके से हम ये चीज़ें निकालते हैं डाटा से, और फिर हम उनको दिखाते किस तरीके से हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाई चार्ट आपने बना लिया, टेबलर फॉर्म में बना लिया, बार बना लिए, तो अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मैनेजर है वो ज़्यादा जल्दी से उस चीज़ को समझ लेता है कि भी पहले इतना रेशो चला रहा था, अब इतना हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, तो वो एनालाइज अच्छे से कर सकता है, और ध्यान भी जो वो उसके अलावा है ज़्यादा दे सकता है। और जहाँ पे ये यूज़ होता है ज़्यादातर कहाँ पे है, प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन सभी में जो है ये यूज़ होता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी और पुरानी टेक्निक है जो कि बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अब लास्ट में हमारी आती है जो ट्रेडिशनल टेक्निक की लास्ट टेक्निक है, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों क्या कहते हैं, BEP। इसको BEP भी बोलते हैं। BEP एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं जहाँ पे नो लॉस और नो प्रॉफिट है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उस पर लॉस और प्रॉफिट, एक ऐसा पॉइंट देयर इज़ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, कि आप एक तराजू में देख रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर बराबर है ना। तो ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये एक ऐसा है कि जहाँ पे आप क्या करता है, एक रिलेशन बताता है कि जो प्रोडक्शन हमने किया उसकी कॉस्ट के लिए बीच में, उसके वॉल्यूम के बीच में, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है, इसके इन तीनों का रिलेशन वो बताता है। तो इसीलिए हम इसको एक और नाम से भी बुला लेते हैं, वो नाम क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्योंकि तीन चीज़ों को आप इसमें देखते हैं, कॉस्ट को देखते हो कि जो जितना आपने प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट, वॉल्यूम एक किस्म से आप कितनी सेल उसकी करोगे, किस रेट पे करोगे, और प्रॉफिट, क्योंकि जब आपके पास कॉस्ट होगी, जब आपके पास सेल होगा, तभी तो आप प्रॉफिट निकालोगे ना। तो इसलिए क्या कहलाता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, अब इस पॉइंट में आपको पता कैसे चल जाता है, ये देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में मैं आपको अब ये बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक एरो लगा हुआ है, ये जो एरो है यहाँ पे क्या है, एक ऐसा पॉइंट, ये BEP पॉइंट है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है और कोई लॉस नहीं है। लेकिन अब इस पॉइंट से अगर आप इस तरफ चल रहे हो, ये वाला जो सारा पोर्शन आ गया, ये हमारा क्या हो गया, लॉस। मीन्स कि उस पॉइंट से नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो लॉस ही लॉस होगा, और जितना नीचे चलते जाओगे लॉस भी हमारा उतना ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो BEP है और BEP के ऊपर जो वाला जितना बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। जितना ऊपर आप बढ़ते चले जाओगे प्रॉफिट भी आपको क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा होता जाता है। तो है ना, ये भी तो एक अच्छी सी टेक्निक जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फर्म कहाँ स्टैंड करती है और कहाँ से हमें उसमें कम ज़्यादा करना चाहिए, या कहाँ से कम उतनी यूनिट हमें सेल करनी पड़ेंगी कि जिससे हमें कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो बच्चों ये तो थी हमारी आज 4 टेक्निक्स जो हमने की हैं। कौन कौन सी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हमने किया, बजटरी कंट्रोल किया, स्टैटिस्टिकल डाटा किया, एंड द लास्ट इज BEP एनालिसिस कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। चलिए, तो अब टाइम किस चीज़ का है, अब टाइम है हमारी क्विज का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ। जो बजटरी कंट्रोल है उसकी जो बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने,
पहला है ट्रेनिंग शेड्यूल, दूसरा है बजट, तीसरा है नेटवर्क डायग्राम एंड चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो कौन सा है? ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हो? नहीं, इसमें तो आप कोई ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं बनाते हैं। बजट ये बनाते हो। नेटवर्क डायग्राम ऐसा कुछ भी अपने बजटरी कंट्रोल में नहीं बनाया, बजट ही तो बनाए ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स ये भी इसमें हम नहीं बनाते। तो सही जवाब हमारा इसका क्या हुआ फिर? बजट्स। कि जो बजटरी कंट्रोल है रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ बजट। कि बजटरी कंट्रोल करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? बजट बनाने पड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर, विच वन इज नॉट ए कंट्रोलिंग टेक्निक? कि इनमें से कौन सी कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट बजटरी कंट्रोल है क्या? बजटरी कंट्रोल तो अभी हमने किया है। सेल्फ कंट्रोल, खुद पे नियंत्रण करना। तीसरा ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। चौथा स्टैटिस्टिकल डाटा, ये भी हमारी कौन सी है? एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। तो कौन सी कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है? कौन सा है जवाब इसका? इसका जवाब है सेल्फ कंट्रोल। कि जो आत्म नियंत्रण है वो कंट्रोलिंग की टेक्निक नहीं है बिजनेस की, ठीक है ना। वो तो हमें खुद पर नियंत्रण रखना है, तो उसमें बिजनेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी हैं? बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट एंड स्टैटिस्टिकल डाटा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज समझ में आया होगा और आई होप आपने इंजॉय भी किया होगा। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम अपनी मॉडर्न टेक्निक्स करेंगे। दैट्स ऑल।